नमस्कार दोस्तों, जीताएस चैनल पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। वेलकम टू जीताएस चैनल। आज मैं एक इंट्रोडक्टरी क्लास आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। हम लोग इस चैनल पे अब हिंदी साहित्य की ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसी से संबंधित इसमें सूचना इस क्लास में दी जाएगी। और जो क्लासेस हैं वो तो हमारी ऑनलाइन चल ही रही हैं। हिंदी साहित्य की जो क्लास है वो भी ऑनलाइन आपकी कमिंग मंडे यानी 25 से शुरू हो रही है, 25 सितंबर से, जिसकी टाइमिंग रहेगी आपको 9:30 से लेकर 10:30 AM मॉर्निंग में। तो इस क्लास की टाइमिंग 25 से हमारी क्लास ये शुरू हो रही है। 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक ये क्लास लाइव चलेगी। और ऐसे स्टूडेंट जो लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं उनको नेक्स्ट डे उसकी रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, उसकी PDF मिल जाएगी जो भी क्लास होगी। तो रिकॉर्डेड फॉर्म में जो मिलती है वो नेक्स्ट डे मिलती है, लेकिन मैक्सिमम लोग कोशिश ये करेंगे कि लाइव क्लास को अटेंड करें, लाइव क्लास में जुड़ें। क्योंकि इसमें होता ये है कि जब आप लाइव क्लास में होते हैं तो आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं, जो भी डाउट्स होते हैं, उन्हें आप टीचर तक पहुंचा पाते हैं और टीचर वो डाउट्स जो है वो क्लियर कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। रिकॉर्डेड देखने के बाद कई बार होता है कि आप मैसेज करते हैं, मैसेज बाद में उतना सिंसियरली देखा जाए नहीं देखा जाए, बट लाइव क्लास के दौरान जो भी क्वेरीज होती हैं उस पर टीचर रिस्पॉन्ड करता है, इमीडिएट रिस्पॉन्ड करता है। तो ज़्यादातर बच्चे कोशिश करेंगे कि वो लाइव क्लास अटेंड करने की कोशिश करें। एक बार डेट मैं फिर आपको क्लियर कर दूं, 25/9/23, समय जो है वो 9:30 से 10:30 के बीच है। इस क्लास का जो स्ट्रक्चर है, इस क्लास का जो शेप है, मॉड्यूल है, इसको आपका दो एग्ज़ाम को मेनली टारगेट करके रखा गया है। एक तो आपका LT TGT और दूसरा आपका PGT लेक्चरार। तो LT लेक्चरार, इन दोनों एग्ज़ाम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये एक मॉड्यूल हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, जिसके सिलेबस पर थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग कर लेंगे। डिटेल्ड सिलेबस तो आप सभी जानते ही हैं, जैसे जब विज्ञप्ति आती है तो उसके साथ जो मेंशन होता है, तो अभी ऐसा कोई सिलेबस नहीं आया है, बट ओवरऑल हिंदी का जो एक सिलेबस होता है उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हम इस क्लास में, इस पैकेज में क्या क्या चीज़ें लेके चलेंगे। इसमें इस क्लास के एक तो आप 3 सेक्शन होंगे। एक सेक्शन जो होगा वो होगा आपका हिंदी साहित्य का। एक सेक्शन जो मेन होगा आपका हिंदी साहित्य का। दूसरा सेक्शन जो होगा इसका हिंदी व्याकरण का। और तीसरा सेक्शन जो होगा इसका वो होगा भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र का। अब इसमें से कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं, जैसे काव्य शास्त्र के कुछ एक टॉपिक LT में रहते हैं, कुछ एक टॉपिक नहीं होते हैं। जैसे जो कॉमन टॉपिक हैं आपके काव्य शास्त्र के, रस छंद अलंकार, ये तो TGT LT में भी रहता है। लेकिन अदर जो बाकी जो काव्य शास्त्र के टॉपिक्स हैं, चाहे पाश्चात्य के हों, वो LT में कम होते हैं। तो ये जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, इसमें आपका LT और लेक्चरार, ये दोनों चीज़ें कवर अप होंगी। अब एक एक चीज को देखते हैं कि हिंदी साहित्य में हमें क्या क्या पढ़ना है, व्याकरण के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, और काव्य शास्त्र के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। हिंदी साहित्य की जो हमारी क्लास होगी, साहित्य में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साहित्य इतिहास लेखन, साहित्य इतिहास लेखन, परंपरा एवं कालखंड, वर्गीकरण
तथा नामकरण। सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे साहित्य इतिहास के लिखने की जो परंपरा है कहाँ से शुरू होती है, जैसे औपचारिक रूप से ताशी से शुरू होती है और अधुनातन किस अवस्था तक पहुंची है। इस बीच के जो भी महत्वपूर्ण साहित्य इतिहास ग्रंथ हैं जिन विद्वानों के द्वारा लिखे गए हैं, उन इतिहास ग्रंथों की जो केंद्रीय विशेषताएं हैं, प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, उन पर चर्चा करते हुए कालखंडों का वर्गीकरण, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह से ऐतिहासिक कालखंडों का वर्गीकरण किया है। फिर उन सभी के नामकरण पर भी चर्चा होगी, क्योंकि नामकरण भी, यदि कालखंडों के नामकरण पर हम जाते हैं तो अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग नामकरण किए गए हैं, अलग अलग कालखंडों की संख्या है, तो किसका आधार क्या है, किसने कितने कालखंडों में रखा है, किसने किस कालखंड का नामकरण क्या किया है, कौन सा नामकरण विशेष पद्धति पर है, कौन सा नामकरण निर्विशेष है, इन सभी चीजों पर चर्चा हमारी इस पहली क्लास में होगी, जहां से हम लोग शुरुआत करेंगे साहित्य इतिहास लेखन। इसके बाद हम लोग क्रमिक रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ेंगे, साहित्य इतिहास को। इसमें हम लोग क्रमिक रूप से पढ़ेंगे तो पूरा, आप जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि साहित्य इतिहास जो है हिंदी का, वो 4 कालखंडों में उसके वर्गीकरण को मान्यता दी जाती है। हालांकि इस पर अगर आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा मतभेद जरूर नजर आता है। जो पूर्ववर्ती साहित्य इतिहासकार हैं उन्होंने मुख्य रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में वर्गीकृत किया है। परवर्ती विद्वानों ने प्रायः 3 कालखंड बनाए हैं। और आरंभिक दौर की अगर हम बात करें, जैसे ग्रियर्सन साहब की बात करें, मिश्र बंधुओं की बात करें, तो ग्रियर्सन साहब ने 11 कालखंड बना दिए। मिश्र बंधुओं ने मुख्य रूप से 5 और उपखंडों को मिला दिया जाता है तो 8 बना दिया। लेकिन जहां से ये मान्यता इसको दी जाती है, जहां से ये चीज हम पढ़ते हैं एकेडमिक स्तर पर, जहां से हम लोग देखते हैं, वहां से हमें जो मानक दिखाई देता है वो 4 कालखंडों वाला दिखाई देता है। तो उसमें भी 2 वर्ग बन जाता है। जो पूर्ववर्ती विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने 4 कालखंडों में वर्गीकृत किया है। जो परवर्ती विद्वान हैं उन्होंने 3 कालखंडों में वर्गीकृत किया है। अब इन दोनों अवधारणाओं में अधिकाधिक मान्यता या सुसंगत जो माना जाता है वो 4 कालखंडों वाला ही माना जाता है। तो यहां से क्रमिक रूप से हम पूरे साहित्य इतिहास को पढ़ेंगे, जिसमें हम पहला आदिकाल, आदिकाल कहें या वीरगाथा काल कहें एक ही बात है, दूसरा भक्ति काल, और तीसरा आपका रीतिकाल, चौथा आपका आधुनिक काल। इन चारों कालखंडों को हम देखेंगे क्रमिक रूप से। पहले हम लोग आदिकालीन साहित्य को पढ़ेंगे। अब जैसे आदिकालीन साहित्य जो है, आदिकालीन साहित्य का जो सिलेबस है, इसमें आपको जो मिलेगा, यहाँ पर आदिकालीन साहित्य में आरंभ जो होता है वो सिद्ध साहित्य से होता है। तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, जैन साहित्य, अमीर खुसरो, विद्यापति और रासो काव्य या देश भाषा काव्य भी कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने इसको देश भाषा काव्य से संज्ञापित किया है। लेकिन इस परंपरा में जितनी रचनाएं हैं सब रासो परंपरा की रचनाएं हैं, तो इसलिए इसको रासो काव्य धारा भी कहा जाता है। अब इसमें एक एक को हमें लेकर के चलना है। आदिकालीन साहित्य का जो मुख्य हिस्सा होगा सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, अमीर खुसरो, विद्यापति और रासो। अब इसके अंतर्गत हमें पढ़ना ये होता है, मुख्य रूप से हमें देखना होता है साहित्यिक प्रवृत्तियां। ये साहित्यिक प्रवृत्तियां जो हम पढ़ते हैं ये सारी आलोच्य स्तर पर, आलोच्य रूप में साहित्यिक प्रवृत्तियों को देखना है। इसके बाद रचना, रचनाकार,
और रचना का आलोचनात्मक परिचय। ये पैटर्न होता है पढ़ने का। किसी भी दौर, किसी भी साहित्यिक कालखंड विशेष की जो साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में आलोच्य स्तर पर पढ़ना, फिर उस साहित्यिक कालखंड के प्रमुख रचनाकार कौन हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, फिर उन रचनाओं का जो होता है आलोचनात्मक परिचय, समीक्षात्मक परिचय हमें पढ़ना होता है। इन्हीं सब चीजों का मंथन करते हुए प्रश्न बनाया जाता है, प्रश्न बनाए जाते हैं परीक्षाओं में। इसके बाद जो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे भक्तिकाल। अब भक्तिकाल में जो देखिए पैटर्न जो है वो यही, हर जगह यही सारा पैटर्न फॉलो होगा। से भक्तिकाल में भी पढ़ेंगे। तो भक्तिकाल के में भक्तिकाल का वर्गीकरण, नामकरण, कालखंडों के जो नामकरण किए गए हैं प्रवृत्तियों के आधार पर, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामकरण किए हैं, उन सभी का विश्लेषण करते हुए भक्ति साहित्य पूरा का पूरा आलोच्य स्तर पर, आलोच्य स्तर पर पूरा का पूरा भक्ति साहित्य हमें पढ़ना होता है। इसके बाद आपको रचना, रचनाकार और इन सब का संक्षिप्त मूल्यांकन करना होता है क्रमिक रूप से। इसी तरह से हम लोग इसके बाद जो आएंगे वो रीतिकाल में आएंगे। रीतिकाल की पद्धति भी बिल्कुल यही रहेगी। रीतिकाल में भी हम लोग रीति का परिचय से आरंभ करेंगे। रीति क्या है, फिर रीति का वर्गीकरण रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त में करते हुए रीतिकालीन प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे। प्रमुख रीतिबद्ध कवियों और उनकी रचनाएं, प्रमुख रीति सिद्ध कवि उनकी रचनाएं और प्रमुख रीति मुक्त कवि और उनकी रचनाओं का मूल्यांकन करते हुए रीतिकाल को देखेंगे। इसके बाद आपका आ जाता है आधुनिक काल। ये आधुनिक काल जो है ये सबसे लंबा सेक्शन होता है। आधुनिक काल की शुरुआत हम करते हैं भारतेंदु युग से हिंदी कविता में। तो इसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग क्रमिक रूप से, उसके बाद छायावाद आता है, छायावाद के बाद प्रगतिवाद आता है, प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवादी आंदोलन आता है। उस प्रयोगवाद के समानांतर ही एक नकेनवाद छोटा सा आंदोलन आता है जो विशेष रूप से बिहार में विकसित हुआ आंदोलन है। इसके बाद जो आंदोलन आता है दूसरे सप्तक के साथ ही नई कविता का आरंभ हो जाता है। जो प्रयोगवादी कविता है वो नई कविता में पर्यवसित हो जाती है एक तरह से दूसरे सप्तक से ही। लेकिन चूंकि जगदीश गुप्त की पत्रिका से उसको प्रतिष्ठा मिलती है 54 में, तो इसलिए आपको कतिपय विद्वानों के मतानुसार देखेंगे तो नई कविता का आरंभ 54 बताएंगे और कुछ एक विद्वान जो है उसको 51 बताते हैं। अब इस पर विशेष रूप से हम लोग चर्चा जो करेंगे वो अपनी कक्षा में करेंगे। इसके बाद नई कविता के बाद एक तरह से आप देखेंगे तो आंदोलनों की झड़ी सी लग जाती है। तो अलग अलग इतिहासकारों ने उसे अपने हिसाब से साहित्य इतिहास में समाहित किया हुआ है। लेकिन उसके बाद कई ऐसे आंदोलन आते हैं जो छोटे छोटे आंदोलन हैं, लेकिन उन सब के बारे में स्वतंत्र रूप से पूछ लिया जाता है। मसलन नई कविता के बाद आपका अकविता आंदोलन आता है, नवगीत आता है, जनवादी कविता आती है, विचार कविता आंदोलन आता है, बीट कविता आंदोलन है, न कविता आंदोलन है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसके बाद नई कविता के बाद छोटे छोटे बहुत सारे आंदोलनों की झड़ी सी लग जाती है। इनमें से कुछ एक आंदोलन जरूर महत्वपूर्ण बन जाते हैं जहां से प्रश्न उठाए जाते हैं, तो इन पर भी हमें चर्चा करनी होती है। वहां से लेकर हम हिंदी कविता को अद्यतन दौर तक लेकर आते हैं। अब ये सारी चर्चाएं जो मैंने की वो एक खास भाग को लेकर किया, पद्य भाग को लेकर। इसके बाद इस साहित्य का एक दूसरा पक्ष जो आएगा आपके सामने वो है गद्य वाला भाग। दूसरा पक्ष जो आएगा आपके सामने वो आएगा गद्य। अब आधुनिक गद्य की शुरुआत जो होती है वो, हिंदी गद्य की जो शुरुआत होती है वो आधुनिक काल से होती है हिंदी साहित्य के।
तो इसलिए गद्य की चर्चा हम आदिकाल, भक्ति काल या रीति काल में नहीं करेंगे। हाँ, एक्सेप्शनली अपवाद स्वरूप वहां पर कुछ एक इक्के दुक्के जो किताबें हैं, रचनाएं हैं, उन पर चर्चा अवश्य हो जाती है, लेकिन गद्य पर मुख्य रूप से हमारी चर्चा जो शुरू होती है, पठन पाठन विस्तार पूर्वक, वो होता है आधुनिक काल से, क्योंकि आधुनिक काल से ही हिंदी गद्य का आरंभ होता है। तो यहाँ गद्य खंड में अलग अलग विधाएं हैं। कथात्मक विधा में आपका कहानी, उपन्यास, कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, नाटक है। अब यहां नाटक को लेकर के, जैसे जो हमारा संस्कृत साहित्य है वहां पर नाटक जो है वो काव्य विधा में रखा जाता था, हिंदी में नाटक को गद्य विधा के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये बड़े सेक्शन होता है, कहानी, उपन्यास, निबंध और नाटक। इसके अतिरिक्त कुछ और छोटी छोटी अन्य विधाएं भी हैं, जैसे आपका जीवनी, परकथा, आत्मकथा, यात्रा साहित्य, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, डायरी, पत्र आदि। तो ये सारी विधाएं जो हैं ये गद्य की विधाएं हैं। गद्य के अंतर्गत जिसमें बड़े आपको सेक्शन जो हैं गद्य की विधाओं की बात करें तो कहानी, उपन्यास, निबंध और नाटक हैं। जीवनी, आत्मकथा, यात्रा साहित्य, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, डायरी, पत्र आदि जो हैं ये छोटे छोटे टॉपिक होते हैं। तो ये हो गया आपके साहित्य का हिस्सा। इसके अतिरिक्त इसमें हम लोग व्याकरण, इसका दूसरा पार्ट जो है हम व्याकरण को लेके चलेंगे, जिसमें हिंदी व्याकरण, आपके हिंदी व्याकरण लेखन का इतिहास, इसके साथ साथ जो कवर अप होगा वो होगा आपका हिंदी भाषा और उसकी बोलियों का इतिहास भी देखेंगे। इसके साथ साथ शब्द रचना, जिसके अंतर्गत हम संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय पढ़ेंगे, वर्णमाला पढ़ेंगे। इसके बाद शब्द के भेद अलग अलग आधार पर किए जाते हैं, जिसमें विकार के आधार पर या व्याकरण के आधार पर, स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर कई आधार ग्रहण किए जाते हैं शब्दों के भेद पढ़ने के लिए। तो इसमें आपका पूरा का पूरा व्याकरण जो है वो कवर अप हो जाएगा। इसके बाद आपका वाक्य रचना आता है, उसमें वाक्य को पढ़ना होता है। तो पूरा का पूरा व्याकरण खंड लेके चलेंगे। तीसरा जो सेक्शन है वो है आपका काव्य शास्त्र का। काव्य शास्त्र में इसमें भी दो पार्ट हो जाएंगे आपके, एक तो आपका भारतीय काव्य शास्त्र हो जाएगा और दूसरा आपका पाश्चात्य काव्य शास्त्र हो जाएगा। इस तीन सेक्शन को, साहित्य, व्याकरण और काव्य शास्त्र को इस पैकेज में रखा जाएगा। ये जो पैकेज होगा इसमें आपको ये तीन चीजें मिलेंगी, साहित्य, व्याकरण और काव्य शास्त्र। जब एक बार हम लोग पढ़ते हुए एक लेवल पे आ जाएंगे तो फिर इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह, टेस्ट वगैरह भी होंगे, बाकी सारी चीजें भी इसमें ऐड ऑन होंगी। तो ये पूरा का पूरा हमारा पैकेज रहेगा हिंदी साहित्य का। हिंदी साहित्य के नाम पर ही है ये, लेकिन इसमें आपका व्याकरण भी होगा, इसमें आपका काव्य शास्त्र भी होगा। समय एक बार फिर याद दिला दूं, 25 से ये शुरू होने जा रहा है हम लोगों का, 9:30 से 10:30 मॉर्निंग इसका टाइम है। तो जो भी लोग इस तैयारी से जुड़े हुए हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो जीताएस ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, ऐप डाउनलोड करें। और विशेष जो भी जानकारियां हैं इसके लिए वो कार्यालय का जो नंबर है, इस पर जो नंबर दिया गया है उस नंबर से संपर्क करेंगे। बाकी सारी जानकारियां उनको कार्यालय के काउंटर से, कार्यालय के नंबर पे प्राप्त हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अब क्लास में।